नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप ने भारत पर लगाया कुल 50% टैरिफ। पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब, कहा किसानों के हितों से समझौता नहीं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने लगाए वोट चोरी के गंभीर आरोप। फर्जी आंकड़े दिखाकर जनता को किया गुमराह। चुनाव आयोग ने मांग लिया शपथ पत्र। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तैयारी तेज। पीएम मोदी और नड्डा को उम्मीदवार चुनने का अधिकार, तो विपक्ष भी हुआ एक्टिव। आज राहुल गांधी के आवास पर होगी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग। 2026 चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी का ऐलान जंग, कहा जब तक मैं ना चाहूं कोई मुझे हरा नहीं सकता। मैं एक जिंदा शेरनी हूं, चींटियों की तरह कुचल दूंगी। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर इसी हफ्ते जाएंगे अमेरिका। 2 महीने में दूसरा वॉशिंगटन का दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप से मुनीर की मुलाकात संभव। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप के टैरिफ पर मोदी प्रहार की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। यह नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50% हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। अब इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का नाम लिए बिना प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन हितों की रक्षा के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई कीमत चुकानी पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार है। सर, ट्रंप टैरिफ को लेकर कैसे फंस गए हैं? क्योंकि भारत तो लगातार प्रहार कर रहा है, रूस भारत के साथ है, साथ ही अब चाइना का भी बयान सामने आ गया। चाइना का बयान सामने आ गया, नेतन्याहू का बयान सामने आ गया और राष्ट्रपति पुतिन स्वयं दिल्ली आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से बायलैटरल टॉक्स होंगे, वो भी इसी महीने। सारी चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं और हर खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुसीबत है। पूरे अमेरिका में थू थू हो रहा है। आप देखिए कि ट्रंप के साथ आज कोई नहीं है। ये वर्चस्व जो अमेरिका का था ग्लोबल पॉलिटिक्स में, अकेले मोदी ने इसे चकनाचूर कर दिया। चीन भारत के समर्थन में यह बयान देगा कि भारत की सॉवरेनिटी वो किसी स्तर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। रूस वहां जाकर के डोवाल साहब ने बाकायदा कैंप पूरी दुनिया में चल रहा है वो बाइट की इंडिया और रूस क्या करने वाले हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है हम रूस से लेंगे, S-500 हम रूस से लेंगे, बिजनेस भी होगा, आर्म्स भी खरीदे जाएंगे। तो ये तो आइसोलेट होता चला जा रहा है। दिक्कत क्या है कि भारत के एक चरित्र को नहीं समझ सके डोनाल्ड ट्रंप। इनको लगा कि जिस तरह से बाकी EU को, बाकी दूसरे देशों को, कंबोडिया को, बांग्लादेश को, इस तरह के देशों को आपने अपनी हेकड़ी दिखा करके जैसे EU को शांत कर दिया, वो भारत के साथ भी हो जाएगा। भारत प्रोड्यूसर तो है, एक्सपोर्टर तो है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा मार्केट भी है। हम जापान नहीं है, हम इटली नहीं है, हम फ्रांस नहीं है कि हम चीज़ों को बनाएं तो वो कंज्यूम करने के लायक हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो गिदड़ भभकी ट्रंप ने दी, ये इनको अब उल्टा पड़ रहा है। जी, बात अगली खबर की। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ा है, पर अफसोस ये एटम बम फुस निकला। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेजेंटेशन दिया और वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई, महाराष्ट्र में आबादी से ज्यादा वोटर मिले, फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही है, चुनाव नतीजों पर संदेह है, वोटिंग के सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए, वोटर लिस्ट में कई मकानों का नंबर 0, डुप्लीकेट वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है और इसी के साथ काफी कुछ राहुल गांधी ने कहा। वैसे ये सारे आरोप सुनने में जरूर सनसनीखेज लग रहे हैं, लेकिन सबूत इसके
जीरो हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर हलफनामा देने को कहा है। आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को काफी गंभीर भी बताया है और साफ कहा कि झूठ बोलना बंद करे राहुल गांधी। फर्जी आंकड़े जो राहुल गांधी ने आज दिखाए हैं, इसी भी एक्शन में है। क्या कोई बड़ा एक्शन होगा राहुल के खिलाफ? मैं तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वाले भी थक गए। अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखेंगे, अगर वो होगा तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए। That democracy has been destroyed in India is gaining ground. It's, in my opinion, true. And the watchdog of it's, in my opinion, true. And the watchdog of वो आपने देखा, ये भाषण दे रहे हैं और बीच में ही कांग्रेस वालों ने जनगण मन चला दिया। दे ऑल्सो वांट कि प्लीज डोंट स्पीक। क्या वो बोल रहे थे? मैं सब चीज तो बात की बात है, क्या उन्होंने दिखाया, क्या किया, नहीं किया। वो टारगेट क्या कर रहे हैं? इलेक्शन में घपला हो रहा है, ये नहीं है। व्हाट ही इज सेइंग कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी फर्जी है। एक डिफरेंस है, बात समझिए कि इलेक्टोरल रोल बनाने में दिक्कत है। अब जैसे कोई डोनाल्ड ट्रंप का बना दिया, बिहार के अंदर वो वोटर आई कार्ड बन गया। ये गड़बड़ियां हैं। गड़बड़ियों को अगर आप दिखाते हैं, बताते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाकर के बातचीत करते हैं, आपकी मंशा, आपका इंटेंट चीजों को सुधारने का होगा। इतना बड़ा सिस्टम है, गड़बड़ियां होगी। लेकिन आपके पूरे भाषण का लब्बो लुभाव जो था वो ये था कि हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, और सुन लो कि हमारी सरकार तो कभी न कभी आएगी। मतलब आप ये समझिए, ये आदमी क्या है? कम से कम इतना तो दमखम रखो कि 2029 में हमारी सरकार आएगी। ये कह रहे कभी न कभी तो आएगी। ही इज नॉट कॉन्फिडेंट कि कब जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, और वो कह रहे कि फिर उसके बाद किसी को छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ के इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये इस तरह की भाषा, ये तो धमकी उमकी देने वाले सड़क छाप किस्म के लोगों की भाषा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हो, कहां कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोफेसर बनकर के आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हीरो बनना है। कल इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, आज ही आपने एटम बम फोड़ दिया। एटम बम फूटा, कांग्रेस के सिर पर ही फोड़ दिया राहुल गांधी ने, कांग्रेस के ही सिर पर। अभी देखिए सारे लोग हंस रहे, और कहा गया है उनको कि एफिडेविट के साथ आना, कि तुम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो उनकी, उसके हिसाब से राहुल गांधी ये लिख करके देंगे कि मेरे हिसाब से मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस में लिखा है कि अगर गड़बड़ पाया गया तो आप, ये भी लिखवा जा रहा है कि मैं पूरे अपने होशो हवास में ये दस्तावेज दे रहा हूं कि अगर ये झूठा साबित हुआ तो मुझे सजा मिलेगी। मतलब आप ये समझिए कि ये आदमी कोई इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहा, ये पूरे सिस्टम को खत्म करना चाह रहा है। ये कहने को कांग्रेसी रह गया है। इसकी मानसिकता नक्सलियों की हो गई है, वामपंथियों की हो गई है। जी, तो आरोप लगाकर राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए में तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उम्मीदवार तय करने का अधिकार सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि 12 अगस्त को एनडीए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगा। तो वहीं इंडी गठबंधन भी एक्टिव हो गया है। एसआईआर को लेकर तो बवाल जारी है। इसी बीच
आज कुछ देर में विपक्ष की बैठक शुरू होने वाली है। राहुल गांधी के आवास पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अभिषेक बनर्जी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, डीएमके की कनिमोझी, महुआ माझी से लेकर कुछ और नेताओं के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। सर, एनडीए तो अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये इंडी गठबंधन में क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, रणनीति बनाने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझिए। और ये भी मीटिंग जो हुई सिर्फ उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर के हुई, नॉट पॉसिबल। भाई, सारे लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी तय करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे। इस तरह का रेजोल्यूशन आप सारे लीडर्स को बुला करके ये बात थोड़ी करना है। कोई कंपटीशन है क्या? कहाँ एनडीए के पास 423 वोट और कहाँ विपक्ष के पास 313 वोट, 111 वोट का डिफरेंस है। और मीटिंग हो रही है तो मीटिंग कुछ और हो रही है दोनों ही साइड में। जो जानकारी है वो ये है कि आने वाले सप्ताह में फ्लोर मैनेजमेंट से लेकर के तमाम सांसदों को हमेशा सत्र के दौरान पार्लियामेंट के अंदर रहना है। कोई पिकनिक नहीं, कोई दिल्ली घूमे नहीं, कोई 5 स्टार होटल में लंच करने ना जाए बीच में। यह सुनिश्चित करना है क्योंकि कोई बहुत बड़ा फैसला होना है। और यही खौफ, यही डर विपक्ष को भी लग रहा है। राहुल गांधी पहली बार इस तरह का डिनर आयोजन कर रहे हैं। एक तो ये लोग आ गए तो अहोभाग्य कि राहुल गांधी के घर सारे लोग आए, लेकिन वहां क्या डिस्कस करेंगे? बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के ऊपर चर्चा होगी। अच्छा, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? उपराष्ट्रपति पे आप चर्चा करके करोगे क्या? आपके पास न वोट है न कुछ है, तो फिर आप चर्चा करने के लायक भी नहीं हो, लेकिन आप चर्चा करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, कुछ और चीजें कैसे डिसरप्ट करना है। जैसे ये लुटियन के अंदर ये खबर जो चल रही है कि कोई बहुत बड़ा फैसला होना है, उस दौरान इन लोगों को क्या करना है वो तय होना है इस इंडी डिनर पे। जी, अब बात बंगाल की राजनीति की। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सीएम ममता बनर्जी ने ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले सीएम ने बिना नाम लिए बीजेपी को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तुम मुझे हरा नहीं सकते। दरअसल झारग्राम के पंचमाथा मोड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक शेरनी है और किसी को भी उन्हें घायल करने की कोशिश करने और उन्हें खतरनाक बनाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को चेतावनी दी कि मैं तुम्हें चींटियों की तरह कुचल दूंगी। मैं एक जिंदा शेरनी हूं, मुझे घायल करने की कोशिश मत करो, मैं खतरनाक हो जाऊंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये शेरनी ममता बनर्जी गीदड़ भभकी क्यों दे रही हैं? देखिए, ये बढ़ावा तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है कि कोई शख्स जो है इस तरह की बातें करता है और लोगों को अच्छा लगता है। ये कहना पड़ेगा, ये उनका प्लस पॉइंट है कि मैं शेरनी हूं, शेरनी हूं, शेरनी हूं। अच्छा, तो शेरनी के तो बच्चे भी होते हैं। पॉलिटिकली मैं कह रहा हूं, तो जैसे आप एक पॉलिटिकल शेरनी है, तो बहुत सारे आपके कुनबे में थे ना, पार्थो चटर्जी, उसको पिंजड़े में डाल दिया बीजेपी वालों ने। दर्जनों लोग हैं, पिंजड़े में डाल दिया। आप शेरनी हैं, शेर का आपका कुनबा है टीएमसी, इसलिए तो जंगल पर राज कर रहा है। आप अपने आप को शेरनी बता रहे हो, इसका मतलब है कि आपने जंगल राज क्रिएट कर दिया बंगाल के अंदर। को शेरनी और शेर वो तो जंगल में ही राज करते हैं, तो बंगाल को आपने जंगल बना दिया और आप शेरनी हैं, उसके ऊपर राज कर रही हैं। ये मुबारकबाद हो। विकास कितना किया, लोगों को नौकरियां कितनी दी, सड़क कैसे बनाए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्पिटल कितने बनाए, स्कूल कितने बनाए, भ्रष्टाचार कितना खत्म किया या भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो गए। ये बातें अगर ममता बनर्जी करती तो लोगों को लगता कि सही बात है। लेकिन आप जानती हैं कि भाई हम एक ही तरीका है, हम अपने आप को बताएं कि मैं बहुत हिम्मत, खतरनाक और शेरनी टाइप की लेडी हूं, जो मोदी को चांटा भी मार सकती है, जो कुछ भी कर सकती है।
तो ये इनकी पोजीशनिंग है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो बंगाल में जो राजनीति है, ममता बनर्जी ने बहुत ही चालाकी से सरकार के काम काज से दूर लेके जा चुकी है उसको। कोई वहां सवाल नहीं करे, कोई भद्र लोग और ये जो बंगाली इंटेलेक्चुअल सब जो है, ये सारे लोग वो वही काम करते हैं। कोई आप देखिए ममता के खिलाफ कोई आर्टिकल नहीं, कोई विकास के बारे में चर्चा होगी, बंगाल के बारे में चर्चा नहीं होगी। क्या है सड़क, क्या कलकत्ता सड़ गल गया ये शहर, लोगों को रहने का मन नहीं करता। बंगाल में कोई दूसरा शहर नहीं है जिसको इन्होंने बढ़ावा दिया, कोई टूरिज्म नहीं, कुछ नहीं। इतना रिच कल्चर, इतना सब कुछ होते हुए भी बंगाल एक पिछलग्गू राज्य बन गया है, थैंक्स टू कम्युनिस्ट एंड ममता बनर्जी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तानी सेना के चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका जाने वाले हैं। उनका अमेरिका का ये दौरा इसी महीने होगा। गौर करने वाली बात यह है कि 2 महीने के भीतर ये उनका दूसरा अमेरिकी दौरा होगा। इससे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच लगातार गहराते द्विपक्षीय संबंधों के संकेत भी मिल रहे हैं। दरअसल आसिम मुनीर अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरिला के फेयरवेल में हिस्सा लेने अमेरिका जा रहे हैं। कुरिला से पहले भी पाक की अच्छी बनती रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में आतंक से निपटने में पाकिस्तान को बेहतरीन पार्टनर भी बताया था। इस दौरे के दौरान एक बार फिर ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात भी हो सकती है। सर, क्या मकसद हो सकता है अमेरिका जाने का? देखिए, बताया तो यही जा रहा है कि कुरिला साहब जो रिटायर कर रहे हैं, उनको अभी कोई निशाने इम्तियाज या कुछ पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया, तब रिटायर हो रहे हैं तो वो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये खबर फैलाई जा रही है, बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी मिलेंगे। भाई, मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का मतलब ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। पहली चीज़ आप समझिए, ये शहबाज शरीफ के मन में क्या चल रहा होगा कि भाई वो 2-2 बार डिनर करके आ गया, खाना खा के आ गया, और हमको तो वहाँ पे व्हाइट हाउस का मैं अभी तक सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाया। तो अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो रही है तो उसमें जो प्रधानमंत्री है उससे बातचीत होनी चाहिए। सेना अध्यक्ष से कोई डिप्लोमेसी नहीं होती। और अगर 1 महीने में 2-2 बार डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं, इसके 4 अलग अलग पहलू हैं। एक कि अदर अमेरिका और मुनीर के बीच में जो डील हुई है उसको फाइनलाइज करने के लिए जा रहा है। वो डील क्या है, नहीं है, वो आगे की बात होगी। दूसरी चीज कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट करेंगे, वेपन देंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि चाइना ने आज भारत की तारीफ की है तो कल पाकिस्तान को परेशान भी कर सकता है। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ वॉर में पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, या हिंदुस्तान को चढ़ाने के लिए, या उनको बैकफुट पे डालने के लिए हिंदुस्तान को, मुनीर को बुला रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि बहुत बड़ा पार्टनर है, बहुत बढ़िया ये है। और चौथी चीज़ जो सबसे अहम है कि क्या भारत इस तरह के डेवलपमेंट के बाद कुछ और करने की पोजीशन में है, या कुछ और एग्रेसिव तरीके से पाकिस्तान को कॉर्नर करना पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि अगर वो जा रहे हैं, अगर वो सिर्फ फेयरवेल पार्टी में जा रहे हैं, विदाई समारोह में जा रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वहाँ वो रूबियो से मिल रहे हो, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हो, तब ये मसला बहुत ही सीरियस हो जाएगा, हिंदुस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।